जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रॉयल्स एजुकेशन। आज हम लेके आपके लिए आए हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का हिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है वॉर बुक्स एंड बरियल्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा प्लान है वो ये है कि पूरी एनसीईआरटी आप पाएंगे कि किसी भी चैनल में सारी एनसीईआरटी को नहीं कवर किया गया। तो हमारा प्लान है सारी एनसीईआरटी स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, उसके अलावा आपके जो बेसिक साइंसेज हैं, बेसिक साइंसेज तो मैं आपको 11th-12th के दूंगा। उसके अलावा इकोनॉमिक्स, जो भी चीज़ें हैं वो मैं सीधी सीधी उठा करके आपको अपने चैनल पे बिल्कुल ही फ्री डालने वाला हूं। आप इसको देखिए, इसको सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5। इस वीडियो को क्रिएट किया मेगा सिंह राठौड़ ने। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम ही है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। बुक्स का मतलब यहाँ पे कुछ पुरानी बुक्स से है जो कि हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है, और बुक्स, उन बुक्स के बारे में हम जानेंगे और उस बुक्स को कैसे किसी धर्म से, किसी पर्टिकुलर एक पूरे जो इंडिया का जो हिस्ट्री है उससे कैसे कनेक्ट किया जाता है उसको हम जानेंगे। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब है कि आप पुरानी चीज़ों को पढ़ते हुए उसको आज की चीज़ों से रिलेट कीजिए, और आज भी जो भी आप अगर सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठने जाते हैं तो वहाँ पे हिस्ट्री आप सोचते होंगे क्यों मैं पढ़ूँ। सबसे पहली बात आती है कि इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हैं कि कैसे कोई सिविलाइजेशन उठती है, अपने धीरे धीरे प्रोग्रेस करके एक चरम पे पहुंचती है और वहां से डिक्लाइन होना शुरू होती है, वैसे ही चीजें बिल्कुल ही आज भी इमुलेट की जाती हैं। तो अगर आप किसी ऐसे जॉब के लिए जा रहे हैं जहां पे आपको लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या चीजें करें और क्या चीजें ना करें, क्योंकि हिस्ट्री ऑलरेडी उसकी गवाह है कि अगर उसको नहीं सही से किया गया तो फिर हम भी वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे जैसे पहले लोग हो चुके हैं। वैसे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। बुक्स का मतलब हुआ किताबें, आपने जान लिया। यहाँ पे किताबें कहने से मेरा कॉन्टेक्स्ट है उन किताबों से जो कि काफ़ी पुरानी है, 3000, 3500, 100 साल पुरानी। ठीक है, तो अब इसको मैं आपको बताऊंगा कि बुक्स तो आपने जान लिया। बरियल्स क्या हुआ है? बरियल्स मतलब भारत के कुछ हिस्सों में हिस्ट्री को भी रिलेट किया जाता है बरियल से। अब बरियल्स मैं वहाँ पहुँचूंगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बताऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको इंक्लिंग देता हूँ कि यहाँ पे मैं मेगालिथ्स की बात करूंगा। मेगालिथ्स जो कि खासकर आपको हमारे 3000 बीसी के आसपास जो है वो इंडिया में मिल जाते हैं, खासकर जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया वाला हिस्सा है उधर में। चलिए हम इसको शुरू करते हैं, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। जब बुक्स के बारे में हम शुरू करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया गया कि मैरी इन द लाइब्रेरी। कोई लड़की है, लाइब्रेरी में जाती है, वहाँ पे बहुत सारी किताबें देखती है। वहाँ पे किताबें देखने के बाद से उसके टीचर बताते हैं कि इनमें से कुछ ऐसी किताबें हैं जो काफ़ी पुरानी हैं। अब उन्हीं में से उनको एक टीचर बताते हैं कि इनमें से कुछ वेद भी हैं। जैसे ही मैंने वेद बोला, आप भी सोच रहे होंगे वेद होता क्या है। मैरी भी काफ़ी वंडर होती है कि क्या होता है वेद। चलिए इसके बारे में हम जानेंगे, वेदों के बारे में। और बिल्कुल इसको जानने से पहले अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक बात ध्यान में रखिए कि यू जस्ट नीड टू कीप योर रिलीजन, कम्युनिटी असाइड। उसको साइड में रखिए, अच्छे तरह से पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन चीज़ों को आज की चीज़ों से रिलेट कीजिए। थोड़ा भी इसके बारे में बैलिग्रेंट नहीं होना है कि किसी चीज़ के बारे में मैंने क्या कहा। जो भी मैं कहूँगा वो बुक्स में चीज़ें हैं, आप उठा के उसको पढ़िए। वेदों की मैंने बात शुरू की थी। वेद जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। अब वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स की मैं बात करूँ तो उसी में अवस्था जिंद आता है और वेद भी आते हैं। वेद कितने पुराने हैं इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं। यहाँ पे आज से लगभग 3500 ईयर्स अगो, मतलब 3500 साल पुराने हैं हमारे वेद। ओल्डेस्ट वेद जो है वो है ऋग्वेद, और टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके बारे में बहुत ही डिटेल में आप बाद में जानिएगा। लेकिन ये वेद हैं क्या, आप बिल्कुल नहीं समझ गए होंगे कि मैं इसको हिंदू धर्म से रिलेट करना चाहता हूं, बट इट्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको अच्छे से समझिए, आपका रिलीजन कुछ भी हो। देखिए वेद जो है वो हिंदुओं की बहुत ही रिलीजियस बुक है, और हिंदू जो सब था वो था ही नहीं, वो तो ईरानियन आए। मैंने आपको बताया था 519 और 518 बीसी के आसपास फर्स्ट ईरानियन फॉरेन इन्वेडर हमारे इंडिया पे अटैक करता है। उसका नाम होता है डारियस फर्स्ट। हिंदी के अगर आप स्टूडेंट हैं आप जान लीजिए दारा प्रथम। वो आता है तो वो देखता है कि जिस हिस्से में, खासकर जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पे वो अटैक करता है और वहाँ पे अपने सत्रप्स को इंस्टॉल करके जाता है। तो वहाँ पे जो भी ईरानियन लोग वहाँ के लोगों से मिल रहे होते हैं तो वो पूछते हैं ये कौन सी जगह है। चूंकि वहाँ पे सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी है, और उस समय के लोग उसको सिंधु सिंधु बताते हैं ईरानियों को, भाई ये सिंधु नदी है। ईरानी इसलिए लोगों को भी उस पर्टिकुलर नदी के नाम से रिलेट करते हैं और कहते हैं कि ठीक है ये सिंध लोग हैं। तो 100 को ईरानी भाषा में कहा जाता है ह। तो वहां से जो भी वैदिक कल्चर था या जो वेदों को मानने वाले लोग थे, जो वैदिक लोग थे, वहां से वो हिंदू कहलाना शुरू कर जाते हैं और वहीं पे इसकी न्यू है। तो वैदिक कल्चर की बात करें तो वेद शुरू होते हैं और ओल्डेस्ट बुक है। अब इंडिया में ओल्डेस्ट हम इसको किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि आर्यंस जो हैं
वो इंडिया में लगभग आर्यंस का एडवेंट कुछ लोग कहते हैं कि 1700 बीसी के आसपास हुआ था, कुछ कहते हैं कि हमारे 1500 बीसी के आसपास हुआ था। 1500 बीसी में अभी 2020 जो ये चल रहा है, जोड़ दीजिए, सिर्फ 2000 जोड़िए, ये लगभग 3500 साल पुराने हैं, राइट। तो ये हुआ हमारे वेदों के बारे में। तो ये जो वेद हैं आर्य लेके आए थे, सबसे पुराना जो था ऋग्वेद है और 3500 साल पुराना है। अभी तक बहुत ही कम रिलीजियस बुक या कोई भी ऐसी बुक है जो इतनी पुरानी, बहुत ही कम है, नहीं मिली है। अवस्था जिंद इसके टक्कर का है, कंटेम्प्रेरी है। अब हम जानेंगे कि ऋग्वेद को, उसमें आप पाएंगे कि हजारों हाइम्स हैं, मंत्र, और उनको हम कहते हैं सूक्त। सूक्त कहने का मतलब हुआ कि ये जो धर्म था, ये इट्स नॉट अबाउट कि हम किसी की पूजा कर रहे हैं। इट वॉज अबाउट कि कुछ अच्छी चीजें थी उन दिनों के कॉन्टेक्स्ट में, उसकी बात की जाती थी। तो सूक्त का मतलब होता है वेल सेड। तो इनमें जो हाइम्स होते थे वो खासकर गॉड्स के बारे में, गॉडेसेस के बारे में होते थे। अब उस समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट गॉड थे आप देखिए। अग्नि जो कि आग के देवता थे, इंद्र वॉरियर गॉड थे, सोम रस एक कहा जाता था, एक पर्टिकुलर प्लांट होता था, उससे एक पर्टिकुलर ड्रिंक बनाई जाती थी और कई सारे मेडिसिन के रूप में भी उसको दिया जाता था। तो सोम, ये सभी देवता हुआ करते थे। रिलेट कीजिए इन चीजों को, वेदों में और ऋग्वेद में ये सारी चीजें दी गई हैं। कौन कौन से देव हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। इसका मतलब है ये सारे जो हैं हमारे नेचर के फॉर्म हैं। जिन चीजों को भी आर्य पाते थे कि दीज थिंग्स वर वेरी स्ट्रांग, उनको वो गॉड मान लेते थे। अग्नि जब कंट्रोल में न रहे, चारों तरफ उसका नाश कर देगी, इसलिए अग्नि को उन्होंने कहा कि भाई ये देवता है, इसका पूजा करना है। वैसे ही इंद्र जो थे वो बारिश के, तूफान के और युद्ध के देवता माने जाते थे। क्यों? क्योंकि आर्य जो थे एक वॉरियर क्लैन थे और उस समय ये माना जाता था कि अगर हम इनकी पूजा करते हैं हमारी युद्धों में विजय होगी। सोम एक मेडिसिनल प्लांट था। तो इस तरह से सारी चीजें जो आपको ऋग्वेद में मिलेंगी वो आपको नेचर से रिलेटेड मिले हैं, ये मिलेंगी और उन्हीं चीजों की पूजा की जाती है। अब थोड़ा सा और हम जानेंगे कि इनमें जो हाइम्स हैं उनको लिखता कौन था। दीज हाइम्स वर एक्चुअली कंपोज बाय सेज। जो सेज होते थे, ऋषि होते थे, वो इन हाइम्स को कंपोज करते थे, लेकिन उसको अभी लिखा नहीं गया था। आज से 3500 साल पहले की मैं बात बोल रहा हूं, उस समय हाइम्स को लिखा नहीं गया था। जो प्रीस्ट होते थे वो अपने स्टूडेंट्स को रिसाइट करके, बोल के, और उनको कहते थे कि इसको पूरा रट जाओ, याद कर लो। तो इस तरह से कई 100 सालों तक जो हमारे वेद थे, ऋग्वेद थे, वो सिर्फ जबान से और याद करके ही चले। और वो भी रटना कैसे? ईच सिलेबल को मेमोराइज कर जाना है, उसको वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, सिलेबल बाय सिलेबल, ऐसे लोग करके उसको रट जाते थे। अब इसमें से ज्यादातर हाइम जो हैं वो काफी मतलब लोगों को उनको याद करा दिए जाते थे। अब इसमें से जो पढ़ने वाले लोग थे, जो हाइम्स को याद करने वाले थे, उसमें कुछ औरतें भी थीं। आप पाएंगे कि हमारे वेदों में औरतें भी पढ़ती थीं। और उस समय में, आज से 3500 साल पहले की बात कही जा रही है, अगर औरतों के बारे में लिखा गया है या कहा गया है कि वो वेदों को जानती थी, इसका मतलब है आप सोचिए कि आज से 3500 साल पहले कितनी ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट रही होगी। इसको आज की चीजों से आप रिलेट कर सकते हैं। फिर और हम देखते हैं ऋग्वेद जो है बहुत पुराना है और लिखा किसमें गया है? वैदिक संस्कृत में। मेरा भी एक सब्जेक्ट संस्कृत था, बट अगर मैं संस्कृत पढ़ना जानता हूं तो आई कैनॉट रीड द वेदास विच आर एक्चुअली इन वेरी क्रूड फॉर्म। ऐसी संस्कृत है जो कि वैदिक संस्कृत है, जो कि आज के संस्कृत से बिल्कुल ही अलग थी। क्यों थी भाई? आप बोलेंगे कि आप संस्कृत जानते हैं, फिर आप इसको नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि उस समय वो बिल्कुल ही बिगनिंग फेज था और संस्कृत उस समय बिल्कुल ही नेसेंट फॉर्म में थी, स्टार्ट हो रही थी। तो आज की जो संस्कृत जो काफी अच्छी हो चुकी है, तो उसके जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए वो काफी मुश्किल होगी। अब हम इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि संस्कृत की जब मैंने बात कर दी है वेदों के साथ, वेदों में आपने जाना कि वेद 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना था, 3500 साल पुराना है। और आपने जाना कि वेद की जो भी चीजें थी उसमें हाइम्स, हजारों से ज्यादा हाइम्स हैं। उसको सूक्त कहा जाता था। सूक्त का मतलब वेल सेड, अच्छी बातें। जो भी लोग थे वेदों को पढ़ने वाले, वो पूजा करते थे जो भी नेचर गॉड्स होते थे, जैसे इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, ये हो गया। यहां पे बात है वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। अब हम जानेंगे संस्कृत और थोड़ी दूसरी भाषाओं के बारे में, बिल्कुल रिलेट करते चलिए आज के टाइम से, और ये क्या क्या है आपको पता चलता जाएगा, इतना इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए संस्कृत की मैं बात करूं तो यह लैंग्वेज है इंडो यूरोपियन टाइप की। अब इंडो यूरोपियन टाइप की और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं, जैसे असमी हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी, कश्मीरी और आपका सिंधी। इसमें से कुछ एशियन लैंग्वेजेस भी
हैं, जैसे हम मान लें कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सभी जो हैं इंडो यूरोपियन तरह की भाषाएं हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि संस्कृत कैसे इंडो यूरोपियन भाषा हो सकती है, कि अंग्रेज जो हैं या किसी भी मतलब यूरोपियन लोगों से हमारा जो कांटेक्ट है काफ़ी लेट हुआ है। अगर मैं काफ़ी लेट पीरियड की बात करूं तो 326 बीसी के आसपास जो है अलेक्जेंडर आक्रमण करता है, तो वो वाले हिस्से से वो अगर आया है, खैर वो तो उन जगहों को आप देखिए जो कि यूरोपियन वाले हिस्सों में, तो फिर उससे पहले भी वेद जो है जो संस्कृत में लिखे गए हैं वो कैसे इंडो यूरोपियन हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम आर्यों की उस थ्योरी को माने, मतलब हिस्टोरियंस की उस थ्योरी को, कि आर्य जो है भारत में लगभग 1500 बीसी या 1700 बीसी के आसपास आए हैं, इसका मतलब कि वो जहां से भी आए हैं, चाहे वो हमारा वेस्ट एशिया हो गया, राइट, या ऐसी जगहों से अगर आए हैं तो जो कि हमारे यूरोप से लगती हैं, तो हो सकता है कि इनकी जो भाषा संस्कृत है वो इनसे मिलेगी और बिल्कुल ही एस्टेब्लिश्ड है। आपको ये जानना चाहिए, संस्कृत जो है वो हमारी एक इंडो यूरोपियन भाषा है। अब इस श्रेणी की भाषाओं में आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी है। कई विदेशी भाषाएं इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, सभी का बेस जो है ये सभी जो है इंडो यूरोपियन भाषाएं ही हैं। आपको अभी भी ये नहीं विश्वास हो रहा होगा, देखिए एक पर्टिकुलर वर्ड को हम लेते हैं, जैसे मात्र मैं बोलता हूं, मात्र का मतलब होता है मातृ शक्ति की। अगर मैं बात करूं तो माता के बारे में यहां पे कहा जा रहा है, लेडीज के बारे में, वुमेन के बारे में, तो माता संस्कृत में होती है, हिंदी में मां कहा जाता है और इंग्लिश में मदर कहा जाता है। इन तीनों में आप देखिए कितनी सिमिलैरिटी है, ये यही बताती है कि इनका जो बेस फॉर्म है वो एक ही है। अब वैसे तो आप इंग्लिश में भी और जर्मन में भी काफी अंतर पाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि मात्र, मां और मदर ये तीनों जो है एक ही चीज को बताती हैं कि ये मां है। इसका मतलब इन तीनों जो लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत का, हिंदी का और यहां पे इंग्लिश का, वो लगभग एक है। इसका मतलब कि ये इंडो यूरोपियन भाषा है। चलिए अब हम इसको और थोड़ा सा आगे ले चलते हैं कि इसके अलावा कुछ और भी लैंग्वेजेस हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में आर्य थे और पूरे भारत में जो भाषा बोली जाती थी वो इंडो यूरोपियन भाषा ही थी, बिल्कुल ही नहीं है। इसके बारे में चलिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। कुछ और डिफरेंट फैमिलीज की भाषाएं भी भारत में बोली जाती थी, आज भी बोली जाती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है वहां पे तिब्बतो बर्मन भाषा बोली जाती थी। जो भी हमारा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सभी हैं, ये हमारे द्रविडियन फैमिली की भाषा है। आज भी वहां के लोगों को हम कहते हैं कि ये द्रविडियन मूल के हैं। उसके अलावा अगर कुछ भाषाओं को लें जो सेंट्रल एशिया में या झारखंड के जो बेसिक हमारे प्रिमिटिव्स लोग हैं, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, मैं गोंड की बात करूं या ऐसे कई सारे जो जातियां हैं, तो उनकी अगर मैं बात करूं जो कि काफ़ी प्रिमिटिव हैं, वो एस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोलते हैं। ये एस्ट्रो एशियाटिक भाषा मतलब भारत में ये बहुत पहले आए थे और सबसे ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट हैं भारत के। उसके बाद से हम जानते हैं कि उसके बाद से द्रविडियन, जिनको जो वो भी मेडिटेरियन वगैरह के आसपास से थे, तो वो भी आए थे। मतलब आप जानिए कि भारत में लगभग 70,000 साल पहले से, यहाँ पे बीसी भी लिख लीजिए, और लगभग 40,000 बीसी तक बहुत ही ज़्यादा लोग इधर उधर से आए थे, चाहे अफ्रीका से कहिए या फिर मेडिटेरियन के आसपास से। आप इंडो मेडिटेरियन हो गए, आपके पैलियो मेडिटेरियन हो गए, ट्रू मेडिटेरियन हो गए, ये हो गए। सबसे लेट आने वाले जो भारत में हैं वो लगभग 1700 बीसी के आसपास हैं या 1500 कुछ हिस्टोरियन कहते हैं, तो वो हैं हमारे इंडो आर्यंस। तो आपने जाना कि भाषाएं, संस्कृत जो है इंडो यूरोपियन भाषा है, वैसे ही हमारी गुजराती है, सिंधी है, हिंदी है, और जो है बिल्कुल ही जर्मन, स्पेनिश और इंग्लिश, इन भाषाओं से ये मिलती जुलती है। फ्रेंच, इन सब भी भाषाओं से मिलती जुलती है। इसके अलावा भारत में और भी भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें से कुछ नॉर्थ ईस्ट वाली भाषा वो तिब्बतो बर्मन फैमिली की भाषा है, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो है वो हमारे द्रविडियन भाषाएं हैं। कुछ भाषाएं जो काफ़ी पुरानी हैं और आज भी ट्राइबल्स लोग उसको बोलते हैं, वो एस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। चलिए अब और भी थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि आज जो हम बुक्स पढ़ते हैं वो या तो हमारी बुक्स जो होती हैं रिटन फॉर्म में होती हैं या फिर खूब अच्छे से प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं। आजकल जो अभी आप मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो ऋग्वेद जो थे, जो मैंने आपको कहा कि लगभग 3500 साल पुराने वो हैं, तो वो कैसे थे? क्या उनको तब भी लिखा गया था? आप जानिए कि इन बुकों को जो बुक्स थी वो कई सेंचुरीज पहले उनको कंपोज किया गया था, और जो आज प्रिंटिंग कब होगी? जब आज प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह आई हैं, और आज से लगभग सिर्फ 200 साल पहले उनको प्रिंट किया गया है, लगभग अंग्रेजों के टाइम में।
तो फिर जो हमारे हिस्टोरियन हैं वो कह रहे हैं, इस भाषा को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि 3500 साल पुरानी भाषा है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है हमारी बुक है वेद के बारे में। तो ये इतनी ओल्ड है तो फिर कैसे उनको पता चला? क्योंकि जो भी हमारे वेद थे वो पहले सूक्त कहे जाते थे, एक सेज के द्वारा कंपोज किए जाते थे या प्रीस्ट के द्वारा कंपोज किए जाते थे, और अपने शिष्यों को, उन शिष्यों में हो सकता है कुछ महिलाएं भी हों जो कि हमारे ऋग्वेद में उनके बारे में लिखा गया है, तो उनको वो बताते थे, उनको रिसाइट किया जाता था वर्ड बाय वर्ड, सिलेबी बाय सिलेबी, और पूरा सेंटेंस बाय सेंटेंस उसको याद कर लिया जाता था। और बहुत बाद में उनको किसी बर्च पे या फिर पाम के जो ट्री के जो भी हमारे पत्ते होते हैं उसके ऊपर धीरे धीरे उकेरना, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बताया था, तो वहां पे उसको उकेर के लिखना शुरू किया गया था। तो अब देखें कि ये हिस्टोरियंस को इसका पता है कैसे चलता है, बिल्कुल ही हम जानेंगे इसके बारे में। तो आप देखिए कि यहां पे देखिए, यहां पे एक बर्च का पीस मिला है जिसके ऊपर हाइम्स लिखे हुए हैं और ये ऋग्वेद के पोर्शन के हैं। अब इसमें आप पाएंगे कि जो ऋग्वेद में जो सबसे पुराना वैदिक बुक है उसमें आप पाएंगे कि जो भी चीज़ें लिखी हैं वो डायलॉग्स के फॉर्म में, या फिर जो आप पाएंगे कि उसके बाद की वाली जो चीज़ें हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो इन सब चीज़ों में दूसरे वालों में वो चीज़ें गा के बताई गई हैं, लेकिन इसमें डायलॉग्स के फॉर्म में है, काफ़ी क्रूड फॉर्म में है। अब इसमें आपके सामने एक बर्च के पत्ते पे लिखा हुआ कुछ चीज़ है जिसमें मिला गया है कि ये ऋग्वेद का मतलब काफ़ी मतलब जो सर्वाइव किया हुआ है वो वाला हिस्सा है, और ये बिल्कुल संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। यहां में जो हिस्सा लिखा गया है उसमें बात की जा रही है, वो डायलॉग है जो एक सेज थे विश्वामित्र, और रिवर में, और जो विश्वामित्र हैं उसमें कहा गया है कि रिवर से बातें कर रहे हैं, ब्यास रिवर से और सतलज रिवर से, और उनको उस समय देवता के रूप में पूजा जाता था, देवियों के रूप में पूजा जाता था, गॉडेस के रूप में, राइट। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा गॉडेस के, मैंने आपको बताया कि जो पूरा वैदिक धर्म था या हिंदू धर्म है वो बिल्कुल ही नेचर में बिलीव करता था, और जितने भी गॉड हैं यू विल फाइंड दैट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ गॉड्स जिनको अलग अलग लोग पूजा करते हैं, दे आर एक्चुअली फॉर्म ऑफ नेचर, किसी न किसी फॉर्म में नेचर के वो फॉर्म रहे हैं। और जिस भी चीज़ को वो लोगों को लगता था कि इनका फॉर्म जो है वो क्यूरेटिव है, लोगों को फायदा हो सकता है, जैसे तुलसी या फिर आग, जो चीज़ों मतलब उस पर खाना बन सकता है, मतलब जो भी यूटिलिटीज की नेचुरल फॉर्म्स थे उनका पूजा किया जाता था। इसमें जो बात की गई है, इसमें बताया गया कि विश्वामित्र जो है वो बात करते हैं दो नदियों से, व्यास और सतलज से। बिल्कुल ही परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको मिलेगा कि बात करने के लिए मतलब चीज़ों को पर्सनाफाई किया जाता है। पर्सनिफिकेशन जो है मतलब चीज़ों को व्यक्तियों के रूप में, बिल्कुल ही अगर आप शेक्सपियर को भी पढ़ें तो वो भी विंड को ऐसे कहता है जैसे हवाओं को कहता है कि भाई मतलब जो है मेरी बात सुनो, मेरे बातों को वहाँ तक पहुँचा दो। तो आपको पता है कि हवाएं सुनती नहीं है, यहाँ पे भी रिवर और ब्यास और सतलज जो है ये सब सुनने वाले नहीं है, बट इसको वैदिक धर्म में पर्सनिफिकेशन करके और एज अ लिटरेची, अगर आप इसको एक लिटरेरी पीस मानिए तो उस तरह से बातें की गई हैं। देखिए कहाँ लिखा गया है, बर्च के ऊपर, वैदिक संस्कृत में। और चलिए अब हम थोड़ा सा जानेंगे इसमें बातें क्या क्या लिखी गई हैं, राइट। तो इन बातों में आप पाएंगे, देखिए ये जो मैन्युस्क्रिप्ट आपको मैंने दिखाया वो कहाँ पे मिली है, ऋग्वेद की मैन्युस्क्रिप्ट है, और ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है बर्च के बार के, बर्च जो है एक तरह का पौधा होता है, उसके ऊपर ये लिखी गई है, कश्मीर में मिली है, और लगभग 150 ईयर्स अगो जो थी इसको प्रिंट किया गया था टेक्स्ट के फॉर्म में ऋग्वेद में, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। अभी ये जो टुकड़ा है वो पुणे के, महाराष्ट्र में पुणे में किसी लाइब्रेरी में प्रिजर्व करके रखा गया है। चलिए देखते हैं इसमें बातें क्या क्या है। विश्वामित्र साहब जो हैं वो बातें कर रहे हैं रिवर में। रिवर कौन कौन से, ब्यास और सतलज से। वो कहते हैं कि ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काफ्स, राइट। विश्वामित्र कहते हैं कि वो नदियां जो कि आप पर्वतों से उतरती हैं, और कैसे उतरती हैं, दो स्विफ्ट हॉर्सेस की तरह, और ऐसे दो काऊ की तरह जो कि अपने बच्चों को चाट रही होती है प्यार से। देखिए उस समय ऋग्वेदों में लोगों को पता था नदियां जो उतरेंगी वो माउंटेन से उतरेंगी। हम सभी जानते हैं कि ये जो नदियां हैं, चाहे सतलज हैं, ब्यास हैं, वो कहां से ओरिजिनेट होती हैं, किसी न किसी आप ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट हो रही हैं, क्योंकि ये पेरेनियल रिवर्स है। तो आज के ज्ञान में, उनके ज्ञान में कितनी सिमिलैरिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे उनको हॉर्सेस बताया जा रहा है, क्योंकि जब वो नदियों से उतरेंगी दे आर एक्चुअली वेरी फास्ट, राइट। तो और जैसे काऊ की तरह उसको पर्सनिफाई किया गया, तो हॉर्सेस, काऊ, ये सभी जो हैं काफी रिवरेंट, काफी मतलब पूजनीय रहे होंगे वैदिक टाइम में। तो
उस समय कहा जाता है कि जैसे काऊ अपने बछड़े को चाटती है, इसका मतलब कि काफी प्यार से वो उनको जो है मतलब ये रखती है। तो वो विश्वामित्र रिवर से बात कर रहे हैं कि प्लीज जो है आप ऐसे उतर रही हैं और आप सी का एक चैरियट से और इंद्र भगवान की शक्ति से आप पूरे वाटर को ले जा करके और लास्ट में उसको सागर में गिरा देती हैं। तो उस समय रिवर्स कहती हैं कि हमारा तो काम है कि हमारे अंदर पानी होता है, भगवान हमें रास्ता दे देते हैं उतरने के लिए, और हम जब रास्ते में चलते हैं तो वी कैनॉट बी स्टॉप। ठीक है, आज आप कैनल बना के उनको स्टॉप कर लेते हैं, बट वो भी भर जाएगा और उससे पानी गिरने लगेगा और उससे हम पन बिजली बनाते हैं। लेकिन उस समय इन सब चीज़ों का बात नहीं था, कैनल तो लोग उस समय सोच भी नहीं सकते थे, आज से 3500 साल पहले की बात है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो विश्वामित्र साहब हैं, तो उन नदियाँ कहती हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं। तो विश्वामित्र उनको कहते हैं कि हमारे जो एक सिंगर हैं वो हमारे साथ हैं, तो प्लीज़ अपने पानी के लेवल को थोड़ा लो करो ताकि हमारे जो है रथ जो है चैरियट की मैं बात कर रहा हूँ, चैरियट और कार्ट जो है यहाँ से आराम से निकल जाए और योर वाटर नॉट राइज अबव एक्सेस, नहीं तो हम डूब जाएंगे। इसका मतलब यहां से 2-4 चीजें आती हैं। इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी और अ लिटरेरी पीस, जस्ट थिंक ऑफ इट कि यहां पे नदियों को पर्सनिफाई किया गया है गॉडेस के रूप में, सिर्फ इसलिए कि हमारा काम आसान हो जाए, नदियां थोड़ी सी लो डाउन हो जाएं और हम नदियों से बीच से आराम से पार कर सकें। सो दैट इज हाउ एक्चुअली द पीपल वर्शिप इन हिंदुइज्म, या फिर जो वैदिक कल्चर में ये बिल्कुल ही ऋग्वेद का पीस है, ये आपको मिल रहा है। तो नदियां कहती हैं वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस, कि हम तुम्हारे वो को जानेंगे ताकि तुम प्रेयर्स को कंसिडर करेंगे ताकि तुम आराम से यहां से क्रॉस कर सको। अब हिस्टोरियन इस हाइम के ऊपर 2-4 चीजें पॉइंट आउट करते हैं। यहां पे हाइम जो है वो कंपोज की गई है, यहां पे एरिया दिया गया है। आप देखिए कि ये दोनों नदियां सतलज और ब्यास पाई कहां पे जाती हैं, अभी के पंजाब वाले हिस्से में। इसमें से कुछ एक हिस्सा जो है ये जाकर के सिंध में ये मिलती हैं और पाकिस्तान वाला भी हिस्सा है, तो वो वहां पे पाई जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो सेज जो थे वो कहां पे रहते थे और उन जिस जगह पे वो रहते थे उस सोसाइटी में हॉर्सेस थी, काउज थी, और ये काफी वैल्यूड एनिमल थी क्योंकि नदियों को जो कि गॉडेस मानी जा रही हैं उनको पर्सनिफाई किया गया है हॉर्सेस से और काउज से। इसलिए और आगे हम जानेंगे कि कुछ और भी रिवर जो थी जो इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज थी, जिसमें कि अभी एक सरस्वती है जो कि आज नहीं पाई जाती है। तो इसमें ब्यास का, सतलज का, सरस्वती का, इंडस का नाम हमारे ऋग्वेदों में दिया गया है। गंगा और यमुना का नाम सिर्फ एक बार लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि इट वॉज इन द इनिशियल पीरियड, जो भी इंडो आर्यंस थे वो उसी हिस्से में रहे थे, बाद में गंगा वाले हिस्से में आए थे वो, तो इसलिए दे कुड नो अबाउट इट वेरी इन अ वेरी लेटर फेज। तो इसलिए हमें इन नदियों का तो उल्लेख मिलता है, जो हमारी गंगा और यमुना है इनका उल्लेख कम मिलता है। इसको और हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम जानेंगे कि यहां पे जब बात हो ही गई है तो हम जानेंगे कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स के बारे में। कैटल काऊ की बात कही गई थी, हॉर्सेस की बात कही गई थी, चैरियट्स की बात कही गई थी। तो हम जानेंगे कि ऋग्वेद में कैटल को, और या फिर जो चिल्ड्रन है, यहां चिल्ड्रन अगर मैं बोलूं तो स्पेशली यहां पे इसका मतलब सन से था, या हॉर्सेस को काफी मतलब कई सारे प्रेयर्स में इनका बार बार से उल्लेख हुआ है। हॉर्सेस जो होते थे वो चैरियट से जुड़ जाते हैं। चैरियट का मतलब होता है रथ, और उसके बाद से हॉर्सेस का जो यूज होता था चैरियट के साथ, या फिर वैसे भी वो यूज होता था बैटल्स में। बैटल्स किस लिए? कैटल को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि उस समय कई सारे ग्रुप्स थे। मेन जो आय का स्रोत था, आज भी हिंदुओं में गाय को बहुत ज्यादा रिवर्ड माना जाता है, इसलिए बिकॉज व्हेन दे केम, और अभी एग्रीकल्चर उतना फ्लॉरिश नहीं हुआ था, उस समय उनके जीवन का मुख्य स्रोत जो थी वो काऊ थी, राइट, कैटल थे। तो वो ऐसा भी करते थे कि उनके जो छोटे मोटे युद्ध होते थे उसमें वो हॉर्सेस पे चढ़ के, चैरियट पे चढ़ के जाते थे, दूसरे की काऊ को उनसे ले लेते थे। तो यहां पे उसकी बात करिए, मतलब कि यहां पे हॉर्सेस की, काऊ की, चैरियट की, मतलब कि अगर आज के दिन से मैं उसको मिलाऊं तो नाउ आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट विद द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और यूटिलिटी। तो आप देखिए कि उस समय की आज से लगभग 3500 साल पहले हॉर्सेस, काऊ, चैरियट्स, ये सारे चीजें जो थी लोगों के पास थी उस सोसाइटी में। बैटल भी होते थे, क्योंकि ऋग्वेद में कुछ जो चीजें हैं वो बैटल के भी बारे में कुछ हाइम्स है कि हम बैटल के लिए जा रहे हैं, हम वहां पे जीतेंगे और ये सारी चीजें होंगी वहां पे। तो ये बैटल होते क्यों थे? लोगों के कुछ पैस्चर्स को भी ले लेने के लिए। पैस्चर मतलब जो खेती का टुकड़ा होता था, उस समय एग्रीकल्चर तो बहुत ही रेयर, स्कार्स होती थी। हम जानते हैं कि इंडिया में जो हमारी एग्रीकल्चर के ये मिले हैं वो लगभग 7000 साल पहले के हैं आज से।
लेकिन यहाँ पे मैं आज से 3500 साल पहले की बात की, मतलब आर्यन जब लेट आए तो एक्चुअली दे वर नॉट, वो एग्रीकल्चर वाले नहीं थे। उनके पास हॉर्सेस थे, काउस थे, मतलब कि वो हर्डिंग करते थे, जानवरों को रखते थे और उसी गाय का दूध पीते थे और यूजुअली दूसरे की भी गायों को भी ऐसे छोटे मोटे युद्ध करके वो ले लेते थे। जमीन अगर उन्होंने ली तो सिर्फ किसी राजलोलुप्सा की वजह से नहीं ली, इसलिए ली कि उनके पास जो भी हॉर्सेस हैं, कैटल्स हैं, वहां पे वो चर सके। या फिर कुछ क्रॉप्स जो कि धीरे धीरे बाद के पीरियड में स्टार्ट हो गई थी, जैसे अगर मैं बात करूं कि यहां पे बार्ली की, तो उसको वहां पे उगाया जा सके। कुछ बैटल जो थे वो वाटर, पानी के लिए भी पानी के स्रोत पाने के लिए, मतलब किसी नदी के किनारे अगर कोई दूसरे लोग रहते हैं उनके ऊपर अटैक करके उस हिस्से पे वो कब्जा करना चाहते थे, या फिर लोगों के ऊपर कैप्चर करने के लिए होते थे। आपने जाना कि इस हिस्ट्री से, जिसको हमने ऋग्वेद से शुरू किया था, सबसे पुरानी थी, भाषा संस्कृत थी, इंडो यूरोपियन थी। दूसरी भाषाएं कौन कौन सी हैं? द्रविडियन है, एस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं हैं। उसको रिलेट करते हुए अगर हम आ रहे हैं तो कैसे हमने जाना कि इसको जो भी चीज़ें हैं वेदों में वो हाइम्स के फॉर्म में है, और जो भी दो बातें थी जिनमें पर्सनिफाई किया गया था जो हॉर्सेस को, काउस के, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि कितना रिवर्ड थी वो, उनका कितना पूजा जाता था, क्योंकि वो ऐसे फॉर्म्स थी जिनसे इनका जीवन यापन होता था। अब हमने जाना, धीरे धीरे हम आ रहे हैं बैटल्स के ऊपर कि बैटल किस लिए लड़ जाते थे। काऊ को, दूसरे की काऊ को कैप्चर करने के लिए, लैंड्स को ले लेने के लिए। लैंड्स किस लिए? ताकि वहाँ पे पास्चर्स बना सके, उनके गाय भैंस वहाँ पे चर सके। उसके अलावा जो है वहाँ पे अगर खेती धीरे धीरे आर्यों में स्टार्ट हो गई थी बार्ली वगैरह को बोने के लिए, या फिर कभी कभी पानी के ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए, जो कि आज भी ये लड़ाइयाँ चलती हैं, या लोगों को भी कैप्चर करने के लिए। अब इसमें हम जानेंगे कि जब ये लड़ाइयाँ होती थी तो उसका बहुत, मतलब जो एक हिस्सा होता था वो लीडर रख लेते थे और एक हिस्सा प्रीस्ट को दिया जाता था, एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पीपल। मतलब कि देयर वाज अ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। देखिए, राजा या उसके साथ लड़ने वाले मतलब रहने वाले लोगों ने लड़ाई करी, लोगों के पास्चर्स, हो सकता है कि उनके लोग, वाटर, ये सारी चीजें जीत ली। उसमें से कुछ एक रिसोर्सेज उन्होंने अपने लिए रखी, प्रीस्ट को दी, क्योंकि प्रीस्ट उस समय काफी रिवॉर्ड माने जाते थे। बाकी लोगों में इक्विटेबली बांट दिया जाता था। आज की तरह नहीं कि मान लीजिए कोरोना में आप खाना देने गए, फोटो खींच रहे हैं, वो नहीं है। बिल्कुल वो उस तरह से था क्योंकि समाज उस समय वैसे ही चलता था। अब मैंने राजा का यूज किया है, राजा के बारे में कहा है, तो यहां पे मैं आपको बताऊं कि राजा आज की तरह के, आज तो कोई राजा है ही नहीं, मतलब जो बाद के फेजेस में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे राजाओं के बारे में, उन राजाओं जैसे नहीं थे। इसमें हम कुछ पढ़ेंगे। अब जाने कि जो भी वेल्थ मिलता था, वो वेल्थ जो भी लीडर थे, लड़ने वाले लोग थे, वो पहले रख लेते थे। उसका कुछ हिस्सा प्रीस्ट को देते थे, कुछ हिस्सा लोगों में इक्विटेबली उसको बांट दिया जाता था। इसी को आप आगे बढ़ाइए और आप जानिए कि कई सारे इसमें जो वेल्थ वाले हिस्से थे वो यज्ञों के लिए भी यूज किया जाता था। अब यज्ञ जो होते थे, यज्ञ आप कहिए या फिर सैक्रिफाइसेस हैं, वो फायर में, मतलब फायर गॉड को या जो भी गॉड होते थे उनको एक ऑफरिंग के रूप में दी जाती थी, या जो भी ये यज्ञ करते थे किसी गॉड के लिए या गॉडेस के लिए करते थे। अब उसमें क्या क्या चीजें वो डालते थे? कुछ घी होता था, कुछ ग्रेन, अगर अनाज धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर दिया था बोना तो वो होते थे, और कुछ केसों में एनिमल्स को भी सैक्रिफाइस किया जाता था। ज्यादातर जो मेन थे वो वार में हिस्सा लेते थे। क्यों हिस्सा सारे लोग लेंगे? क्योंकि उस समय कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। आज अगर आप इंडियन हैं या किसी भी कंट्री से हैं तो आप पाएंगे कि आपके कंट्री की एक कोई ना कोई स्टैंडिंग आर्मी होगी। हमारे यहाँ पे इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि आपके पास चाहे जितनी भी रिसोर्सेज आप प्रोडक्शन से या एग्रीकल्चर से या कैसे भी आप बढ़ा लें, बट वंस द एनिमी कम्स ही विल टेक एवरीथिंग आउट ऑफ यू। इसलिए जो है बिल्कुल ही स्टैंडिंग आर्मी होना जरूरी, रेगुलर आर्मी, रेगुलर एयरफोर्स, रेगुलर नेवी आज के कॉन्टेक्स्ट में होना जरूरी है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। रेगुलर लोगों को आप रखेंगे तो फीड कहां से करेंगे? क्योंकि लोग तो खाने के लिए ही, आपने देखा कि जो पैस्चर्स लेते थे वो भी पैस्चर्स को लेते थे, कैटल्स को लेते थे, कुछ केसेस में वाटर को लेते थे, तो मतलब रिसोर्सेज कम थी, तो कहां से रेगुलर आर्मी को आप फीड करेंगे? इसलिए उन वार में नॉर्मल लोग लड़ा करते थे। अब ये जो लोग लड़ते थे उसके लिए जो भी आदमी जाते थे उसमें असेंबलीज से जाते थे। बहुत ही अच्छा था आर्यंस के टाइम में या उस समय के लोगों के बारे में कि उनकी एक असेंबली होती थी जहां पे उस जगह की, मतलब उसमें औरतें भी हिस्सा लेती थीं, जो लीडर्स थे वो हिस्सा लेते थे, प्रीस्ट थे, गांव में जो भी उस टाइप के लोग थे
जो वॉर से रिलेटेड थे वो सभी हिस्सा लेते थे और उस पर डिस्कशन होता था कि वॉर होगा या फिर बातचीत करके या पीस करके काम खत्म कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी लीडर होता था वो हमेशा चूज किया जाता था और उसका ब्रेव होना या स्किलफुल वॉरियर होना वो उसका एकदम प्री रिक्विजिट था, तभी आप जो है लीडर चूज किए जाएंगे, क्योंकि वही तो फिर पूरे लोगों को लीड करेगा वहां पे जो भी युद्ध होगा। अब आप पाएंगे कि जो भी वेदों में जो चीजें मिली हैं उसमें लोगों को भी डिस्क्राइब किया गया है। इसके पहले आपने अच्छी तरह से जाना वेद थे, वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत जो है इंडो यूरोपियन भाषा है, हिंदी गुजराती सिंधी वैसी ही भाषा है। उसके अलावा भारत में तिब्बतो वर्मन भाषा है, द्रविडियन भाषा है और सबसे पुरानी एस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। आपने जाना कि कैसे वेदों में हाइम्स हैं और कैसे उसमें चीज़ों को पर्सनिफाई करके बात किया गया है। उसके बाद से आपने जाना कि क्या क्या चीज़ें उनमें रिवर्ड थी, छोटे मोटे युद्ध होते थे, वहाँ से लोगों से क्या क्या चीज़ें ली जाती थी, आम लोग जो थे युद्ध में हिस्सा लेते थे, रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी। अब हम जानेंगे कि इन वेदों में कुछ लोगों को भी डिस्क्राइब किया जा रहा है। मैं आपसे बोलूंगा आप इस कहानी को बिल्कुल ही सुनिए, लेकिन साथ ही कान को दिमाग को खोल के रखिए और आज की चीजों से इसको एसिमुलेट करते हुए मिलाते हुए ले चलिए। तो इसमें जो वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल है वो लिखा गया है। देखिए इसमें किन किन चीजों के बारे में कहा गया है। वेदों में लिखा गया है कि कई सारे जो है मतलब लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया जाता था। एक तो कि वो लोग कौन सा काम करते हैं, दूसरा कौन सी वो भाषा बोलते हैं, तीसरा किस जगह से रहने वाले हैं या किस फैमिली से रिलेटेड है या किस कम्युनिटी से आते हैं या फिर कौन सा कल्चर वो प्रैक्टिस करते हैं। अब इसमें से कुछ एक चीजें जो हैं पाएंगे कि ऋग्वेदों में दी गई हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। उसमें जो कुछ एक के नाम मैं आपको बताऊंगा। इसमें बताया गया है कि 2 ग्रुप्स हैं, जो भी टर्म्स दिए गए हैं उसमें 2 ग्रुप्स हैं। एक है प्रीस्ट के बारे में, राइट। प्रीस्ट मतलब सभी जानते हैं, प्रीस्ट मतलब कि जो भी उस समय के सेज होते थे, ब्राह्मण होते थे, उनके बारे में। और इन प्रीस्ट को उस समय ब्राह्मण्स कहा जाता था, जो कि हमारे वेदों को अपने मुख के द्वारा अपने जो भी डिसिपल्स होते थे उनको बस रिसाइट कराते थे, उनको अच्छी बातें बताते थे। वेद और कुछ नहीं है, वेल सेड, अच्छी बातें हैं, ठीक है। अब हु परफॉर्म वेरियल रिचुअल्स एंड राजास एंड द राजास, मतलब कि जो प्रीस्ट होते थे, जो मैंने आपको बताया कि वेदों में जो काफी लोगों के बारे में कहा गया है, किस किस आधार पे कहा गया है कि किस काम को करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, कहाँ रहते हैं, किस फैमिली से हैं, किस कम्युनिटी से हैं या किस प्रैक्टिसेस को वो फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ों को उसमें कहा गया है। अब इसमें जो एक ग्रुप का नाम दिया गया है वो है प्रीस्ट, जिनको कि ब्राह्मण कहा जाता था और वो लोग रिचुअल्स कराते थे, यज्ञ कराते थे। और दूसरा जो नाम दिया गया है वो लोग होते थे राजा। अब मैं जब जैसे ही मैंने राजा कहा, आपको ये लग रहा होगा कि ये वैसे राजा होंगे जो कि आप बाद के फेजेस में पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अब ये जो राजा थे वो बाद के राजाओं जैसे नहीं थे। उनके पास कोई भी ऐसी बड़ी कैपिटल सिटीज नहीं हुआ करती थी, ना ही कोई उनके अपने पैलेस थे और ना ही आर्मीज हुआ करती थी और ना वो टैक्सेस को कलेक्ट करते थे। तो फिर भाई उनका राजकाज चलता कैसे था? नॉर्मली देखिए आर्यंस जो थे वो एक वॉरियर क्लैन थी। दूसरा हर्डिंग वगैरह ये सब करके जो भी उनके पास कैटल होते थे उसको रख करके और छोटे मोटे अपने बैटल वगैरह वो कर लिया करते थे। तो उस समय जो उनके ग्रुप का लीडर होता था, who used to take part in the war and who used to be very brave and very means एक कंडीशन होती थी कि आप ब्रेव होंगे और काफी आपकी में वॉरियर स्किल होगी तभी आप राजा बनेंगे। तो इस तरह से जो व्यक्ति उन लोगों को लीड करने के लिए चुना जाता था वो बिल्कुल ही आम आदमी होता था, उसको उस समय राजा कहते थे। अब ऐसा नहीं हुआ कि राजा का बेटा राजा होगा। उस समय सारी चीजें आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर थी। इफ यू आर ब्रेव एंड यू हैव वॉर लाइक कैपेबिलिटीज तभी जाकर के आप राजा होते थे। कभी भी सन जो होता है आज की तरह या बाद के टाइम में आप पाएंगे कि ये सारी चीजें चलेंगी कि राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा नहीं था। जो लड़ेगा वही वहां पे राजा होता था। तो बिल्कुल नहीं, काम के आधार पे ये डिस्ट्रीब्यूशन था। 2 वर्ड्स इसके अलावा और भी आपने जाना कि ब्राह्मणों का यूज किया गया है, राजा का यूज किया गया है। दूसरा वर्ड जो है वो यूज किया गया है एक जन का। जन मतलब होता है जनता, मतलब कि उस समय के कॉमन लोग थे जो कि यूजुअली हो सकता है कि युद्ध में नहीं भाग लेते होंगे, नॉर्मल बाकी सारे काम करते थे, वो जन है। आज भी इस शब्द का यूज होता है नॉर्मल लोगों के लिए, जनता के लिए, और हिंदी में भी इसका काफी यूज होता है। जो दूसरा एक और टर्म यूज किया गया है वो विश है, विश, और उसको वैश्य कहा जाता था। वैश्य का मतलब कि जो भी लोग उस समय, आज वैश्य का मतलब होता है जो भी व्यापारी लोग हैं या फिर जो भी वणिक लोग हैं उनके बारे में किया जाता है, लेकिन उस समय वैश्य का मतलब था जो भी कॉमन लोग जो एग्रीकल्चर से या फिर हर्डिंग से या ये सारे काम करते थे वो लोग वैश्य ये कहे जाते थे।
आपने जाना इन तीनों के बारे में हमारे वो में कहा गया है। मैं अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा हो कि आई एम नाउ स्पीकिंग अबाउट द कास्ट सिस्टम विच वर एक्चुअली बेस्ड ऑन दैट हाउ और व्हाट एंड व्हेन दिस पीपल मींस ड्यूरिंग द आर्यंस पीरियड, कैसे लोग किस काम पे आधारित थे और उनके काम के आधार पे उनको ये नाम दिए जाते थे, चाहे वो राजा हो, सेज हो, या फिर ब्राह्मण हो, या फिर वैश्य हो। इनके बारे में आप अगले चैप्टर 6 में अच्छी तरह से आप जान पाएंगे। देखिए कुछ स्पेशल विष या जनों के नाम इसमें दिए गए हैं। इसमें कहा गया पुरुजन के बारे में, पुरुजन आप कहिए या पुरुविश। नॉर्मल जन का मतलब मैंने बताया कि जनता हो गई। पुरु क्लैन जो थे, आर्यों में कई सारे क्लैन थे, उसमें पुरु क्लैन से रहने वाले लोगों को पुरुजन कहा जाता था। भरत या फिर भारत, जिसके नाम पे ये क्लैन थी। क्लैन मतलब आप बोलिए एक ही किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो आर्यनों के बीच से ही एक दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल था, वो भरत क्लान या भरत कबीले के लोग थे और उनको भरत जन कहा जाता था या फिर विश कहा जाता था। विश का मतलब वही मैंने आपको बताया, वैश्य, जो कि नॉर्मल काम करे। यदुजन, जो भी यदु के कबीले के लोग थे, उनको यदुजन या यदुविश कहा जाता था। अब मुझे आप बताइए कि ये नाम आपको फैमिलियर लग रहे हैं कि नहीं। आज भी जन का यूज होता है, वैश्य का यूज होता है। राजा तो आज कोई रहा नहीं, लेकिन अगर आप वैदिक कल्चर को अगर देखें तो कुछ एक जो हमारे यहाँ पे जातियाँ हैं जो अपने आप को कहती हैं कि हम राजाओं के पुत्र हैं, तो मतलब राजपूत और ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें मिलती हैं। ब्राह्मण आज भी हैं, लेकिन उस समय में आज में यही अंतर हो गया है कि एक्चुअली नाउ इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन कि व्हाट वर्क यू डू, इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन कि आप किससे बिलोंग करते हैं, किस फैमिली से। ऑटोमेटिकली आप अगर ब्राह्मण के पुत्र हैं तो ब्राह्मण हो जाएंगे, अगर राजपूत के या फिर राजा के बेटे हैं तो वैसे ही ये राजा हो जाएंगे, वैश्य के बेटे हैं तो वैसे हो जाएंगे। लेकिन उस समय इट वाज टोटली बेस्ड ऑन द प्रोफेशन विच द पीपल अंडरटुक। अब आपने जाना कि किस तरह ये नाम आज भी यूज होते हैं। उसके अलावा एक और भी मतलब कुछ हाइम्स में कुछ लोगों के बारे में कहा गया है जिनसे जो आर्यों से थोड़े से अलग थे या आर्यों के ओपोनेंट्स रहे होंगे। अब आर्य जो मैंने आपको बताया कि वो बैटल करते थे किसी दूसरे ग्रुप से उनके पास्चर्स को लेने के लिए या उनके कैटल को, उनके लोगों को लेने के लिए। उन लोगों को जो ग्रुप हुआ करता था उनको वो दासा कहते थे, दास या फिर दस्युस कहते थे। दास आज स्लेव के शब्द में इसका यूज किया जाता है। मतलब नॉर्मल सी बात है, आज भी इफ यू डू नॉट लाइक अ पर्सन, आप कोशिश करेंगे कि भाई मैं इसको पसंद नहीं करता हूं, और तो उसके बारे में उल्टा पुल्टा आप कहेंगे, तो उस समय जो आर्यों के ओपोनेंट हुआ करते थे उनको वो दास या दस्यु कहते थे। तो दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। वो आर्यों की तरह का कल्चर या उनकी तरह बोलते नहीं थे, इनकी अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, इसकी वजह से इनको ये नाम दिया गया था, या हो सकता है कि यही उनका नाम हो। उसके अलावा जो दास टर्म आपने जान लिया, उसका जो फेमिनिन हुआ दासी, बाद में दासी का मतलब हुआ स्लेव। अब स्लेव जो थे वो ऐसे लोग थे, विमेन या मेन, जिनको वॉर में कैप्चर किया गया था। मैंने आपको बताया था कि जो भी बैटल होते थे वो या तो कैटल के लिए, पास्चर्स के लिए, कभी वाटर के लिए, रिसोर्सेज के लिए, या फिर कभी लोगों को कैप्चर करने के लिए होते थे। तो जब अगर उनके ओपोनेंट थे जो कि आर्य नहीं थे, दास या दस्यु, उनके ऊपर जब अटैक हुआ, उनके लोगों को कैप्चर किया गया, तो ये मैन एंड वुमेन जो वॉर में कैप्चर्ड हुए थे उनको कहा गया दास या फिर दासी। दे वर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर्स। उनको जब ये आयरन्स कैप्चर कर लेते थे, उस समय वैदिक पीरियड के लोग कैप्चर कर लेते थे, तो उनको प्रॉपर्टी समझते थे। इसका मतलब कि उनसे जो काम मन करे वो करवा लो। उसके अलावा ऋग्वेद जो है, आप पाएंगे कि नॉर्थ वेस्ट जो हम भी अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ऋग्वेद वहीं पे कंपोज किया गया था, क्योंकि इनिशियल पीरियड में आर्य वहीं आए थे और उसी हिस्से में रहे थे। अब आपने यहाँ पे वेदों के बारे में जाना, उसकी भाषा वैदिक संस्कृत के बारे में जाना, उसमें हाइम्स कौन से हैं या फिर ये किस फैमिली की लैंग्वेज है, उसमें आपने जाना कि कौन कौन से एनिमल्स रिवर्ड थे। तो उससे आपको पता चला कि उस सोसाइटी में क्या प्रोमिनेंट था, कैटल, हॉर्सेस, ये सारी चीज़ें, कैसे ये लोग नेचर को रिवर्ट करते थे, उसकी पूजा करते थे। उसके बाद से आपने और भी आगे इसको बढ़ाते हुए जाना कि एक लगभग कास्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि कौन से लोग ब्राह्मण होते थे, कौन से लोग राजा कहलाते थे। राजा का मतलब वो पैलेसेस वाले, टैक्सेस कलेक्ट करने वाले, स्टैंडिंग आर्मी वाले राजा नहीं, बिल्कुल ही आम लोग जो कि लोगों के बीच से चुने जाएंगे और वो उनके लीडर होंगे और युद्ध में उनके लिए लड़ेंगे, वो लोग राजा होते थे। उसके अलावा विश होते थे, विश का मतलब जनता, या आज के कॉन्टेक्स्ट में वो वैश्य हैं, वणिक हैं, व्यापारी हैं,
उस समय के कॉन्टेक्स्ट में वो लोग नॉर्मल लोग होते थे। उसके अलावा आपने जाना कि कैसे ये दूसरे लोगों को जो कि आर्य नहीं थे, दूसरे ग्रुप के लोग रहे होंगे जिनको दास या दस्यु कहा जाता था, उनके लोगों को कैप्चर करते थे और उनको एज अ स्लेव बना के रखते थे। उनके लेडीज को दासी कहते थे, उनसे जो मन करे वो काम करते। मतलब दिस वॉज एक्चुअली एक बेस था कि कैसे कास्ट स्ट्रक्चर बना था उस समय। अब आप पाएंगे कि इसमें हमने ये देखा कि ऋग्वेद कैसे कंपोज हुई। ये सारी चीजें नॉर्थ वेस्ट में कंपोज हुई क्योंकि उसी जगहों पे आर्य रहते थे। तो भारत के दूसरे हिस्सों में क्या चल रहा था, चलिए उस पर भी हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। देखिए, अब हम जब दूसरे हिस्सों की बात करेंगे तो थोड़ी सी बात यहां पे होगी, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स, साइलेंट सेंटिनल्स, मेगालिथ की कहानी। अब मेगालिथ मैंने आपको स्टार्ट में जो बुक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था बुक्स एंड बरियल्स। यहां पे बरियल्स की बात, बुक्स के बारे में आपने जान लिया, वेदों के बारे में। यहाँ पे तो ये जो मेगालिथ्स होते थे बहुत बड़े बड़े स्टोन के बोल्डर्स होते थे जिसको कि लोगों के द्वारा अरेंज किया जाता था। अब ये अरेंज किस लिए किया, क्योंकि वहां पे जो भी बरियल साइट होती थी जहां पे लोगों को दफनाया जाता था उसके ऊपर से बहुत बड़े ये स्टोन के टुकड़े लगा दिए जाते थे ताकि दोबारा से लोग आए तो उसको अच्छे से मार्क करके उसको लैंडमार्क की तरफ वहां पे पहुंच सके और फिर से अगर किसी दूसरे को दफनाना हो तो अगल बगल उसको दफनाया जा सके। अभी जो प्रैक्टिस थी मेगालिथ्स को इरेक्ट करने की वो लगभग 3000 साल पहले की है। और खासकर कहां पे ये प्रिवलेंट थी, मेगालिथ जो है यूजुअली आर्यन जो है वो अपने बरियल्स ऐसे नहीं करते थे, वो चीजों को या जो भी अपनी डेड बॉडीज होती थी उसको जलाते थे। लेकिन ये वाला जो हिस्सा था वो डेक्कन, साउथ इंडिया और आपका नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर वाले हिस्से में ज्यादातर मेगालिथ्स के इरेक्शन पाए गए हैं। और कहां पे, आज से लगभग 3000 साल पहले की बात हो रही है। अब देखिए कि ये कौन से लोग थे। बड़े बड़े स्टोन देख करके तो आपको लग रहा होगा कि स्टोन एज होगा, स्टोन एज ये नहीं है। स्टोन एज क्यों नहीं है, क्योंकि स्टोन एज जो है वो लगभग आप पाएंगे कि जब आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात कहते हैं या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं या फिर हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो वाली जगहों की बात करते हैं तो वो लगभग आप पाएंगे कि लगभग 2500 से लेकर के और 1500 BC तक थी। मतलब आज से लगभग 4500 साल, मतलब ईयर्स अगो से लेकर के और लगभग 3500 साल पहले की बात है, राइट। और ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं हैं इनको हम मानते हैं कि ये लगभग चाकोलिथिक पीरियड का हिस्सा है। चाकोलिथिक का मतलब होता है कि जहां पे ये सब कॉपर वगैरह का यूज होता होगा। उसके बाद से यहां पे जो भी मेगालिथ्स मिले हैं वहां पे आयरन की चीजें मिली हैं। इसका मतलब कि आयरन एज धीरे धीरे आ गया था। अब हर एक जगह पे एक ही साथ आयरन एज, स्टोन एज और ये सारी चीजें नहीं आती हैं, कुछ जगह के लोग बाद में डेवलप करते हैं। तो आप जानिए कि उन जगहों पे जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया या जहां पे भी आर्य थे, जो पंजाब वाला हिस्सा, पाकिस्तान वाला हिस्सा या फिर जो अभी दिल्ली हरियाणा और ये पंजाब वाला हिस्सा, इन सारी जगहों को छोड़ के बाकी दूसरे इंडिया में मेगालिथ इरेक्ट किए जाते थे। दक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया या फिर कश्मीर में। चलिए और अच्छी तरह से हम जानेंगे कि ये मेगालिथ्स थे क्या क्या। अब मेगालिथ्स की जो चीजें थी, कुछ ऐसे टाइप के मेगालिथ्स हैं जिनको कि कहा जाता था सीस्ट, CIST। उसमें क्या होता था कि जो भी एक गड्ढा खोदा जाता था जिसमें लोग चीजों का बरियल करते थे, इस गड्ढे के चारों तरफ चाहे आप रेक्टेंगुलर शेप कर लीजिए या फिर सर्कुलर शेप में बड़े 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 पत्थर लगा दिए जाते थे। और ऊपर जो होता था एक पोर्ट टाइप का, मतलब एक बड़ा पत्थर लगा दिया जाता था और उसके अंदर चीजें डाल दी जाती थी, बरियल्स कर दिया जाता था। थोड़ा और देखिए ध्यान से इसको, हम देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेगालिथ्स के अंदर से सिकल्स मिली हैं, ये सभी आयरन के हैं। आयरन मतलब ये बिल्कुल ही ये चीजें बताती हैं कि स्टोन एज नहीं था, नहीं चाकोलिथिक एज था। अगर आयरन मिली है इसका मतलब आयरन की चीजें यूज होती थी और आयरन एज आ गया था। आर्यों से रिलेटेड नहीं है, अदर देन आर्यन से डक्कन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कश्मीर और जो हमारा महाराष्ट्र वगैरह वाला हिस्सा है वहां पे ये सारी चीजें होती थी। तो आप चाहे इनको आप द्रविड़ियन वगैरह से ये रिलेट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। आप देखिए, मैंने आपको जो सिस्ट बताया था, अ टाइप ऑफ मेगालिथ्स, वो ये सारी चीज़ें मिली हैं। आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही एक गड्ढा है जिसके अंदर चीज़ों को, मतलब जो भी डेड बॉडीज होती हैं उसको बरी कर दिया जाता था। एक बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप बनाया जाता था और इसके चारों ओर सर्कुलर डिजाइन में पत्थरों को लगा दिया जाता था। कहाँ कहाँ पे मिली है आप इसको अच्छे तरह से देख सकते हैं। देखिए कि कई सारे मेगालिथ जो होते थे यूजुअली अंडरग्राउंड ही होते थे और मेगालिथ्स को मतलब बरियल के लिए ही यूज किया जाता था। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कई सारे सर्कुलर स्टोन बोल्डर्स या सिंगल लार्ज कुछ ऐसे स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ये सारी चीजें मिली हैं जमीन पे खड़ी खड़ी। अब उसके साथ ही उन बरियल्स में कुछ एक और चीजें भी रख दी जाती थी। ऐसी मान्यता थी कि हो सकता है कि जो लाइफ आफ्टर डेथ है या फिर कोई दूसरे जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पे अगर आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी तो उन चीजों को भी उन डेड बॉडीज के साथ साथ उसमें डाल दिया जाता था। उसमें डिस्टिंक्टिव स्पॉट्स होते थे, मतलब कुछ बर्तन जिसमें ब्लैक कलर के या फिर रेड कलर के ये सब बर्तन मिले हैं। उसके अलावा उसमें आयरन के वेपन्स मिले हैं समटाइम्स, या फिर
हॉर्सेस के स्केलेटन मिले हैं, हॉर्स के इक्विपमेंट मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, स्टोन, गोल्ड, ये सब चीज़ें मिली हैं। इन चीज़ों को देख करके आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? इसका मतलब कि जो बरियल रहा होगा, अगर ये सारी चीज़ें उसमें मिली हैं, वो हो सकता है कि उन जगहों में जो वॉरियर क्लास होंगे उन लोगों को वहाँ पे दफन किया होगा, तभी तो आप वेपन्स वगैरह चीज़ें मिली हैं। हॉर्सेस के स्केलेटन्स मिले हैं ताकि वो दूसरी दुनिया में इन हॉर्सेस का यूज़ कर सके। हॉर्स के इक्विपमेंट मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं। मतलब उस समय के भी समाज में डिस्टिंक्शन था, डिस्टिंक्शन। और ये बात कही जा रही है दक्कन की, कश्मीर की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, और इन जगहों पे जहाँ पे आर्यंस नहीं थे। मतलब कि उतने आज से 3000 साल पहले भी जब मेगालिथ्स मिले हैं और जिस भी कल्चर के रहे हों, देयर वाज डिफरेंसेस इन द सोसाइटी। मतलब कि कुछ लोगों के मेगालिथ्स तो ऐसे ही मिले हैं जिसमें नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कुछ है नहीं। कुछ लोगों में ये सारी चीज़ें मिली हैं, आयरन मिले हैं, गोल्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो अब हम इसको और आगे बढ़ाते हुए ये चलेंगे। देखिए, अब मैं बोलूँ वॉज आयरन यूज इन हड़प्पन सिटीज़। आयरन का यूज़ लगभग हड़प्पन सिटीज़ में बहुत ही कम होता था, लेकिन कुछ एक मेगालिथ्स में से जो इक्विपमेंट्स मिली हैं उनके ऊपर जो भी इंस्क्रिप्शन है वो लगभग आर्यन लैंग्वेज से मिलता हो, आपके हड़प्पन लैंग्वेज से मिलता हो। यहाँ पे मैं हड़प्पन जो है थोड़ा सा इसको पर्टिकुलराइज कर रहा हूँ, हड़प्पन लैंग्वेज से ये मिलता होता था। आर्यन जो थे वो पूरी तरह से जो है लोहे का यूज़ करते थे और ये आयरन एज में थे। हड़प्पन जो थे वो चैकोलिथिक पीरियड के थे और लगभग ये कॉपर वगैरह का ये यूज़ ज़्यादा करते थे। देखिए, आपने ऊपर हॉर्स इक्विपमेंट्स वगैरह देखे थे, यहाँ पे देखिए एक डैगर मिला है, खंजर मिला है। तो ये सारी चीज़ें उस मेगालिथ के अंदर से मिली हैं, जो बताती हैं कि लोगों का मान्यता था कि एक दूसरी लाइफ भी होगी इस डेथ के बाद से, जहां पे ये सारे सामान वहां पे यूज किए जा सकते हैं। अब देखिए सोशल डिफरेंसेस के बारे में। अगर मेगालिथ्स के अंदर से स्केलेटन मिल रहा है किसी भी डेड पर्सन का, तो आप जो है एक ग्रेव को दूसरे ग्रेव से कैसे अलग कर मतलब कैसे अलग बता पाएंगे? ब्रह्मागिरी मैं बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे अगर आप इंडिया का मैप बना लें, और इंडिया का मैप बनाने के बाद से ये देखिए, ये पूरा अच्छा मतलब नहीं बना है, लेकिन ब्रह्मगिरी जो है ये अभी उड़ीसा वाले जगहों पे है। उड़ीसा से जो एक मेगालिथ्स मिला है उसमें क्या क्या मिला है? 33 गोल्ड बीड्स मिले हैं, गर्दन में पहनने की एक माला है, उसमें सोने की चीज़ें लगाई गई हैं। स्टोन बीड्स मिले हैं, कॉपर बैंजल्स मिले हैं, और कुछ कोंच मिले हैं, मतलब शंख वगैरह, या फिर ऐसी ही चीज़ें मिली हैं। इसका मतलब ये है कि जिन भी चीज़ों को, जिस भी व्यक्ति को उसमें दफनाया गया था वो काफ़ी रिच था। उसके अलावा कुछ मेगालिथ्स मिले हैं जो पुअर्स के थे, जिसमें नॉर्मल सी चीज़ें मिली हैं। इसका मतलब कि सोशल डिफरेंसेस थी सोसाइटी में। तो ये बात क्लियर होती थी। आज की तरह ही जैसे आज सोशल डिफरेंसेस होती हैं सोसाइटी में, वैसे ही उतने पुराने समय में भी सोशल डिफरेंसेस थी। कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा थी, तब तो वो अपने जो भी डेड हैं उनके साथ भी इन चीज़ों को दफना देते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ बरियल स्पॉट्स ऐसे मिले हैं जो कि सर्टेनली उसमें फैमिलीज को मतलब वहाँ पे दफनाया गया। एक ही बरियल होल से कई सारी बॉडीज वहाँ से मिली हैं, जो कि ये बताती हैं कि हो सकता है कि बाद में जो भी लोग मरे हैं उनको उसी जगह से बोल्डर्स को हटा करके फिर से लगा दिया गया है। और ये जो बोल्डर्स लगे थे वो एक साइन पोस्ट की तरह थे, जो कि लोगों को बताते थे कि फिर यहाँ पे हम रिटर्न होके आएंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे। इसमें फिर से हम नेक्स्ट जानेंगे कि एक बरियल मिला है इनाम गाँव में। इनाम गाँव कहाँ है? अगर फिर से मैं यहाँ पे एक इंडिया का मैप मोटा मोटी बनाने की कोशिश करूँ, राइट, तो आप ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा देख रहे हैं। महाराष्ट्र में ही एक जगह है इनाम गांव, वहाँ पे ये मिला है। वहाँ पे गोड रिवर हुआ करता था, हमारे भीमा नदी का एक ट्रिब्यूटरी था। लगभग 3600 से आज से 3600 साल पहले या 2700 साल पहले ये वहाँ पे लोग जो भी मेगालिथ्स मिले हैं उनका डेट पता किया गया है। एडल्ट्स को जनरली ग्राउंड में या तो सीधा सुला दिया जाता था या फिर हेड को नॉर्थ में रखा जाता था। आज की चीज़ों से रिलेट कीजिए, अगर आप हिंदू कल्चर से हैं और आप आज भी लोगों को कहा जाता है कि आपका जो सिर है वो उत्तर की दिशा में और पैर जो है वो दक्षिण की दिशा में नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें कुछ रिलेशन खाती हैं उन जगहों पे, हालांकि ये आर्यन कल्चर में नहीं था। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये लगभग दक्कन प्लेट्यू और महाराष्ट्र वाले हिस्से में था। यहाँ पे उस समय तक आर्यन नहीं आए थे, लेकिन आज भी सोसाइटी में ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उसी बरियल जो स्पॉट है या मेगालिथ्स के अंदर से जो सीस्ट है उसके अंदर से आपको मिलेंगे कि वहाँ पे फूड भी रखा गया था, वाटर भी रखने की मतलब ये चीज़ें थी। उसके अलावा एक जगह पे तो एक कमरे के अंदर किसी को बरी किया गया है। अब एक 4 लेग क्ले जार है,
बिल्कुल घर के बीचों बीच जो कोर्टयार्ड होता है आंगन में उसमें, और वो जो घर है वो 5 रूम हाउसेस था उसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति काफी धन संपन्न संपदा वाला होगा और उसको वहां पे दफनाया गया होगा। सारी चीजें बताती हैं कि उस समय की सोसाइटी में कैसे क्लास डिफरेंसेस थी। कुछ लोग का बरियल्स काफी अच्छे से हुआ है, सोने चांदी और ये सारी चीजें ये लगाई गई हैं, जबकि कुछ लोगों के जो है बरियल्स बिल्कुल ही नॉर्मल हुआ करते थे। अब ये कैसे पता चला है कि उनकी एज क्या है, ये सभी स्केलेटन स्टडीज बताती हैं। स्केलेटन स्टडी जो होती है, मतलब अगर छोटे बच्चे का स्केलेटन देख के यहाँ पता लगेगा कि हो सकता है बच्चा छोटा हो, लेकिन आप मैन को और वेमेन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्योंकि आज की तरह चूंकि विमेन जो होती हैं वो गहने वगैरह पहनती हैं, उस समय की विमेन भी हो सकता है कि गहने पहनती हों, इसलिए अगर उनके साथ कुछ गहने वाली चीज़ें मिलती हैं तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो विमेन रही होंगी। उसके अलावे लेकिन कई सारे मेल भी गहने पहनते थे, फिर आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? स्केलेटन को देख करके, उनकी स्टडीज करके आपको पता लग जाएगा कि ये मैन है कि विमेन है, क्योंकि यूजुअली जो भी विमेन के नीचे वाले हिस्से, जो उनका हिप या फिर पैल्विक एरिया वाला हिस्सा है, वो चौड़ा होगा ताकि वो बच्चे को बियर कर सकें। तो इस तरह से जो भी स्केलेटन वगैरह की स्टडीज करते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट से जुड़े हुए हैं, उसका अंदाजा लगा लेते हैं कि ये किसकी स्केलेटन है। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो लगभग 2000 साल पहले, जैसे आज के हमारे, मतलब चूंकि हम स्केलेटन स्टडीज की बात कर रहे हैं, तो उस समय भी डॉक्टर्स थे। एक काफी फेमस डॉक्टर थे जो आप पाएंगे कि ये मैगलिथ से नहीं रिलेटेड है, आर्यन से ये रिलेटेड है और वैदिक कल्चर के हिस्से हैं, और उनको चरक कहा जाता था, राइट। उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता। चरक संहिता में उन्होंने ह्यूमन बॉडी को के बारे में बताया है और कहा है कि लगभग ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होते थे। अब आज हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 204 से लेकर 206 तक की हड्डियां होती हैं, और ये सारा चीज़ जो है उस समय, चूंकि उन्होंने थोड़ा सा गलत जो भी उनका अप्रॉक्सीमेशन रहा होगा, लेकिन उसमें उन्होंने दांत वगैरह ये सारी भी चीज़ें गिनी है, तो ऑफकोर्स जो है ये चीज़ें बढ़ गई होंगी। लेकिन आप उस समय के मेडिकल को लगभग सोच सकते हैं कि कितना पुराना है। लगभग आज से 2000 साल पहले डॉक्टर्स जो है हड्डियों को गिन करके और ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है सर्जरी वगैरह भी ये चीज़ें होती होंगी। नेक्स्ट, और आगे हम इसको बढ़ाते हैं तो हम जानेंगे कि इनाम गांव जो है, इनाम गांव मैंने बताया आपको कि महाराष्ट्र वाले हिस्से में है, वहाँ पे जो मैगलिथ्स मिली हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं। वहाँ पे मिला है वीट के सीड्स मिले हैं, बार्ली मिली है, वीट मतलब गेहूं हो गया, बार्ली जौ हो गया, राइस हो गया आपका, चावल पल्सेस दाल हो गई, मिलेट्स बाजरा, पीस जो होगा वो आपका मटर वगैरह होगा, सिसमी जो हुआ वो हमारा तिल हो गया। तो ये सारी चीजें मेगालिथ से मिली हैं। इसका मतलब ये सोचा जाता था, आप इससे बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली व्हेन आई स्पीक अबाउट द बुक्स, इट वाज नॉट अबाउट मींस आई इंटेंडेड टू टेल यू अबाउट हिंदू रिलीजन और वैदिक रिलीजन। इट वाज अबाउट कि उस समय उन बुक्स में से कैसे क्लास डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है, कैसे वहां पे कैटल, हॉर्सेस और पास्चर्स की बात की जाती है, मतलब एग्रीकल्चर के बारे में पता चलता है। ये सारी चीजें वहां से हमको पता चलती हैं। लैंग्वेजेस के बारे में, स्क्रिप्ट है, अगर कहीं भी कुछ लिखा गया तो ये सारी चीज़ें। यहाँ पे इनाम गांव में अगर जो भी ऑक्यूपेशन मिले हैं, जो लोग रहते थे, वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से देखने से पता चल जाएगा, वीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सिसमी देख करके, कि वहाँ पे बिल्कुल ही इन चीज़ों की खेती होती होगी। मतलब एग्रीकल्चर काफ़ी प्रोमिनेंट था। इट वॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट टाइम ऑफ सोसाइटी। जो है उस समय का जो सोसाइटी था, उन जगहों पे जो दक्कन, इनाम गांव, जो महाराष्ट्र वगैरह वाला हिस्सा था जहां पे मेगालिथ्स कल्चर थे, वहां पे ये सारी चीजें मिली हैं। उसके अलावा कई सारे एनिमल्स के बोन्स भी मिले हैं। कौन कौन से उसमें, और बोन्स जो मिले हैं उसमें कई सारे कट मार्क्स हैं, जैसे लगा कि उनको इंटेंशनली काटा गया है। तो हो सकता है कि उन एनिमल्स को खाने के लिए एज अ जो भी वो वाइल्ड बीस्ट रहे होंगे, या फिर तो उनमें कौन कौन से एनिमल्स मिले हैं आपको? कैटल मिला है, गाय, भैंस, गाय वगैरह, बफेलो, गोट, सीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बॉग, एंटीलोप। मतलब कि आप समझ लीजिए गाय से शुरू कीजिए, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधे, शुअर, और उसके बाद से हिरण हो गए, एंटीलोप, 12 सिंगे वगैरह हो गए, खरगोश हो गए, मंगूस हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए। तो उसके अलावा टर्टल, क्रैब, फिश, ये सभी मिले हैं। सब पे इस तरह की चीज़ें मतलब मार्क्स हैं जो लगता है कि उनको मारा गया हो और खाने के लिए मारा गया हो। तो उन पीरियड में जहाँ पे मेगालिथ्स बनते थे, ऑफ कोर्स वो आर्यंस लोग वहाँ पे नहीं रहते थे, दूसरे लोग ये रहे होंगे। ये अभी तक श्योर नहीं है कि वो कौन से लोग थे, बट ऑफ कोर्स जब वहाँ पे आयरन का यूज़ हुआ है, इसका मतलब कि वहाँ पे आयरन एज आ गया था। तो वहाँ पे आपने देखा कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें लोग एग्रीकल्चर में फॉलो करते थे और कौन कौन सी चीज़ों का उत्पादन करते थे, और उसके अलावा किन किन चीज़ों का वो शिकार करके या वैसे काट करके खा लेते थे।
कुछ फ्रूट्स वगैरह के भी एविडेंसेस वहाँ से मिले हैं, जैसे कि आप पाएंगे बेर मिला है, अमला मिला है, जामुन मिला है, या फिर खजूर वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ से मिली हैं। तो आप उन कल्चर को देख करके अच्छी तरह से समझ गए कि उस समय मैंने आपको बुक्स से शुरू किया, बरियल्स तक बताया। दोनों ही चीज़ें एक सोर्स हैं हिस्ट्री की। इनिशियली भी मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि आपको मैं वैदिक कल्चर के बारे में बताऊं। इसको मैं हिस्ट्री से रिलेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में जो भी चीज़ें उसमें क्लास डिफरेंसेस कैसे, उसमें राजा के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण के बारे में बताया गया है, या फिर कैटल, हॉर्सेस या फिर पास्चर्स के बारे में बताया गया है, नदियों के बारे में बताया गया है, चैरियट का मतलब कि हाउ द सोसाइटी वॉज डेवलप्ड एंड व्हाट थिंग्स वर अवेलेबल देयर इन द सोसाइटी, ये सारी चीजें आप उससे समझ गए। दूसरी जगह जो अदर देन जहां पे आर्यन ऑक्यूपेशन था, जो आपका डेक्कन प्लेट्यूज हो गया, या फिर जो नीचे वाला हिस्सा हमारा पेनिनसुलर इंडिया वाला हिस्सा हो गया, वो हो गया, हमारा जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, वहां सारी जगहों पे बरियल्स ही बता देती हैं। वो हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा सोर्स है कि उस समय कहीं कहीं पे गोल्ड है, कहीं पे आयरन है, मतलब कि सोसाइटी वॉज वेरी मच फ्लोरिश। क्लास डिफरेंस भी आपको उससे पता चल गया, वहां वॉरियर क्लास के लोग थे ये भी पता चल गया, और कौन कौन सी चीज़ें वो खाते थे, कौन कौन से वहाँ पे अनाज मिले हैं, तो एग्रीकल्चर का पता चल गया। उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें मतलब वहाँ पे नॉर्मल लोग खाते थे, ये सारी चीज़ें। तो ये दोनों ही सोर्स हैं, बुक्स एंड बरियल सोर्स, हिस्ट्री को जानने की, आज से लगभग 3000 साल पहले की, कि भारत के अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में कौन कौन सी सभ्यताएं रहती थी, उनका क्या कारण था और कैसे वो फ्लोरिश कर रही थी। इसके अलावा हम थोड़ा सा जानेंगे कि चाइना में या दूसरे जगहों पे क्या ऐसी ही चीज़ें होती थी। चाइना आप पाएंगे कि लगभग 3500 साल पहले वहां पे भी कुछ एविडेंसेस मिली हैं राइटिंग की। तो राइटिंग की जो एविडेंसेस मिली हैं, वो यूजुअली चाइना में उस समय राइटिंग जो की जाती थी वो बोन्स पे की जाती थी, और उन बोन्स को हम कहते थे कि ओरेकल बोन्स हैं। ओरेकल्स जो होते हैं, जो भी भविष्य बताने वाले होते हैं, उनको कहा जाता था। तो जो राजा वगैरह लोग होते थे चाइना में उस समय, वो उस समय ओरेकल से पूछते थे कि क्या कोई लड़ाई हो रही है, हम उसमें जीतेंगे या नहीं, या फिर जो भी हमारा हार्वेस्ट, क्रॉप्स, फसल होने वाली है अच्छी होगी या नहीं, कौन से पुत्र होंगे, कितने पुत्र होंगे। फिर उन बोन्स के ऊपर लिख करके उसको आग में जला दिया जाता था। जब बोन्स जलती थी तो क्रैकलिंग साउंड आता था, फटती थी या फिर जलने की जो आवाज़ आती थी, उससे उसका अंदाज़ा लगा करके जो उस वहाँ के चाइना के जो भी ओरेकल थे उसके बारे में भविष्यवाणियाँ करते थे। तो लिखने का जो सोर्स आपको पता चला कि जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे था कि लोग वेदों को पहले रिसाइटेशन या फिर पूरी तरह से मेमोराइज करके करते थे और बाद में काफ़ी कंपोजिशन के बाद उसको लिखना शुरू किया था, वैसे ही चाइना में ये सारी चीज़ें भी शुरू हो चुकी थी। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे किंग्स रहते थे, कुछ पैलेसेस जो थी, मतलब वहाँ के उनके महल होते थे, सिटीज़ में रहते थे। काफ़ी अच्छा और काफ़ी फ्लोरिश कल्चर था उनका, उनके पास वेल्थ था, और काफ़ी बड़ी मतलब डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेजल्स भी मिले हैं आपको, ये तांबे वगैरह के सामान। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं, लेकिन वहाँ पे आयरन का यूज़ उस समय नहीं होता था। आप जानते हैं कि इंडिया में आपको जो भी मेगालिथ्स, चाहे आपके दक्कन प्लेट्यू से या फिर पेनिनसुलर इंडिया से शुरू कीजिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शुरू कीजिए, या फिर आप आर्यन कल्चर जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला हिस्सा है, जो वैदिक कल्चर जहाँ पे था, वहाँ पे आप आ जाइए तो आपको हर एक जगह पे आयरन मिलता है। और उस समय आयरन का महत्व ऐसा था कि जो भी आज जिसके पास आयरन होता था वो राज करता था। तो आप अच्छी तरह से हिस्ट्री को बिल्कुल ऐसे ही ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आई होप कि आप चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसको बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, जो भी आपका मतलब है आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रॉयल एजुकेशन को बहुत जरूर ही सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, जय हिंद।